और मैंने इस शिक्षक दिवस पे एक नई कड़ी जोड़ी है अपने इस एजुकेशनल सिस्टम में। मैं अब कोशिश कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरी टीम भी कोशिश करेगी, धीरे धीरे क्या करेगी कि अब आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट बनाएगी। नहीं बन पाया तो इंटरनेट से डाउनलोड करेगी, उसमें किसी की भी साइट से भी कुछ क्वेश्चंस की सेट हो सकते हैं, ठीक है ना। आपको वो नहीं देखना है कि सर ने क्वेश्चन तैयार किया है या नहीं किया है, आपको बस क्वेश्चन से रूबरू कराना है। समझ पा रहे हैं? तो हम नेट से भी क्वेश्चन उठाएंगे, वहाँ से किसी के साइट से क्वेश्चन उठा करके आपको उससे रूबरू करवाएंगे। भाई आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो तो हम पहुँचाएंगे आपको, ठीक है ना। और ये सिस्टम अब धीरे धीरे चलता रहेगा। जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे उसके बेसिस पे, जैसे अभी आपको पता चल रहा है कि ज़्यादातर हम लोग फोकस्ड हैं यूपी पेट को लेकर के, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर आपको पता है हाई स्कूल के भी बच्चे अगर एग्ज़ाम दिए तो वो भी यूपी पेट की वैकेंसी को फिल करते हैं और उसको एग्ज़ाम देने में इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। और ध्यान रहे, ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों का जो सिलेबस है वो नहीं चलेगा, वो सीधे चलता रहेगा, वो तो पर डे चलता रहेगा आपका जैसे चलता है। ये एक एक्स्ट्रा वर्क इसमें जुड़ेगा। ये जो 5 सितंबर का दिन है, 5 सितंबर के दिन पे मैंने ये सोचा है कि आपका लगभग 15 सेट तो आपका करा ही दिया जाए आपके एग्ज़ाम होने से पहले तक। भाई हो सकता है आपके क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके सेट में, लेकिन 100 क्वेश्चंस ना हो पाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। 50 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चन जो भी होंगे, लेकिन एक सेटअप उसमें आपके सारे सिलेबस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे भी हो पाएगा ये बराबर चलता रहेगा। तो आप लोग इस एक नई एक्टिविटी का स्वागत कीजिएगा। और इसमें अगर आपको वीडियो इसका अच्छा लगेगा, जैसे जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप पहली बार रूबरू होंगे अगर उस क्वेश्चन से, तो भाई अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि नए नए क्वेश्चंस इसमें आते रहेंगे, ठीक है ना भाई। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वीडियो देखने के बाद उसको सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। चलो ठीक है, आज हम अपनी मुहिम की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। देखो एक बात ध्यान देना, हम कोशिश करेंगे इसमें हमें केवल क्वेश्चंस को सॉल्व कराना है। मैं बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि डिस्कशन करेंगे तो हम 10 या 15 क्वेश्चन के आगे नहीं बढ़ पाएंगे और फिर हमारा सब्जेक्ट अलग है। हम तो केवल आपका एक सिस्टम बनाए हैं कि हाँ आपका ढेर सारा क्वेश्चन तैयार होता रहे, ठीक है ना भाई। तो ये ध्यान रहे कि हमें केवल क्वेश्चंस आपको बताना है और उसका कौन सा उत्तर सही है यही बताएंगे, ठीक है। ये ध्यान रहे, कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होंगी उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल आप सोचिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं जाएंगे। उसके बारे में तो आपके जीएस के सर जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाते रहेंगे, उसको आप जानेंगे, या जो अदर सब्जेक्ट के हिंदी के लिए पढ़ाएंगे वो पढ़ा रहे होंगे, उससे आपको रूबरू नहीं करवाएंगे कि हम चले वहाँ पे पूरा डिस्कशन देंगे उसका। ये ध्यान रहे, बस केवल हम आपको क्वेश्चंस और आंसर करवाएंगे, ठीक है ना भाई। मेरा सब्जेक्ट रहेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, हाँ अच्छा भाई उसमें सोल्यूशन समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं। हर इंसान अपने सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया बताने का प्रयास करता है, तो मैं भी अपने सब्जेक्ट में अच्छा बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना भाई। समझ पा रहे हैं? चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये ध्यान दे देना। ये कह रहा है पहला क्वेश्चन आज का, 1764 में 1764 आप जान ही रहे हो क्या हुआ था, पता ही चल गया। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? समझ पा रहे हो? 1764 की अगर कभी बात आए तो मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, 1764 की अगर कभी भी बात आए बच्चा तो बक्सर के युद्ध को भूलना मत, बक्सर के युद्ध को कभी मत भूलना। 1757 और 1764 समझ पा रहे हो ना भाई। 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध, ये ध्यान रहे। तो 1764 उसके लिए याद करना, एग्जाम में ये क्वेश्चन बराबर आता रहता है। बाकी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, देख लो भाई। सिक्किम है, पुणे है, मद्रास है, मद्रास जो कि अब चेन्नई में है, और बॉम्बे है जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना भाई। तो क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर मुंबई है भाई, बॉम्बे मुंबई, ठीक है ना भाई।
पहले बॉम्बे था, अब मुंबई बोला जाने लगा, तो आपका इसका उत्तर मुंबई हो जाएगा। यानी 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर क्या था, किस स्थान पर था? पहला डाकघर मुंबई में था। ठीक है ना भाई, पहला डाकघर कहाँ था? मुंबई में। कब? 1764 में। क्लियर हुआ? चलो ठीक है ना भाई। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लासी का युद्ध। अभी मैंने चर्चा किया था ना, देखो जो चीजें कॉमन होती हैं वो आती जाती रहती है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था भाई? समझ जाना, 1757। अब देखो कितनी अच्छी बात है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का हुआ ना भाई, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। और देखो मात्र 100 साल की देरी हुई, यानी शतक पूरा हुआ और आ गया 1857। और आप समझ पा रहे हैं क्या हो गया 1857 में? उसके बाद तो ब्रिटिश को जाना तय कर दिया गया भारत से। ठीक है ना भाई, तो 1757 क्या हो जाएगा? आपका प्लासी का युद्ध हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? बात समझ लेना, किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? हालांकि बाद में दिक्कत पैदा हुई थी, लेकिन मदद किसने मांगी थी भाई? ब्रिटिश शासक, ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों की मदद मांगने वाला व्यक्ति मात्र एक था, जिसका नाम था टीपू सुल्तान। क्या नाम था भाई? टीपू सुल्तान। ये ध्यान रहे, टीपू सुल्तान एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा शासक था जिसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। क्या करने के लिए? ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। ठीक है ना, ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। किसने? टीपू सुल्तान में। ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आईने अकबरी किसने लिखा था? सबको पता है, कॉमन सवाल है, हमेशा आता रहता है एग्जाम में। खासकर 10th के बच्चे जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं अपने 10+ या कोई बच्चा 10+2 की बात कर रहा है, तो उनको हो सकता है इतना ध्यान ना हो, अपना वो पढ़ लेते हैं हिस्ट्री अच्छे से, लेकिन शायद थोड़ा इन सब चीज़ों को ज़्यादा गौर नहीं करते। तो बच्चा ध्यान रहे, अबुल फजल जी ने लिखी थी आईने अकबरी को। ठीक है ना, आईने अकबरी, अकबर के बारे में पूरा चर्चा किया गया है इसमें। तो किसने लिखा था? अबुल फजल जी ने लिखा था। किसे? आईने अकबरी को। कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बारी पूछा जाता है, तो ये ध्यान रहे, आईने अकबरी को किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है ना भाई, अबुल फजल ने लिखा था। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततः गत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से समझौता किया? तो ये बात समझ लेना, पूरे मुगल शासक में समझौता करने वाला केवल एक ही शासक था, जहांगीर। बाकी सबने तो युद्ध किए। ठीक है ना, युद्ध हालांकि ये भी, लेकिन ये ज़्यादातर चूंकि आपको पता है जहांगीर बीमार भी रहता था, आपको पता है ना। और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, तो इसके चक्कर में यही एक ऐसा शासक था जिसने क्या किया था? समझौता किया था। किससे? अमर सिंह। किसके पुत्र थे? महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र थे। ठीक है ना भाई, समझ पाए? तो आपका क्या हो गया? जहांगीर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, जहांगीर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? जहांगीर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जहांगीर। जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर एक ऐसा शासक था जिसने अमर सिंह से समझौता किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेज ने 1859 में कहाँ फांसी दी थी भाई? कहाँ फांसी दी थी? ऑप्शन है झांसी, शिवपुरी, कानपुर और सागर। तो बच्चा ध्यान दे लेना, शिवपुरी में फांसी दी थी। कहाँ पे? शिवपुरी में। ठीक है ना, शिवपुरी में फांसी दी थी। यानी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? शिवपुरी हो जाएगा। यानी 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता तात्या टोपे ही थे, आपको पता है। शुगर की चर्बी वाला केस था, बाकी तो आप सब लोग समझ ही रहे हो। यानी उसमें इनको बाद में इनको फांसी दी गई। फांसी कब दी गई? 1859 में दी गई। जेल में डाल दिया गया था, बाद में 1859 में फांसी दी गई। और फांसी कहाँ दी गई भाई? शिवपुरी में दी गई। फांसी शिवपुरी में दी गई। समझ पा रहे हैं जी? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है? 1916
आप समझ पा रहे हैं? लखनऊ समझौता सुने होंगे। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? ऑप्शन है आपके पास, थोड़ा सा मुझे आप जवाब देने का प्रयास करना, आप लोग भी कुछ जवाब देने का प्रयास करो, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करते रहना। देखो पहला कह रहा है मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हो गया था इस समझौते के बाद। दूसरा समझौता अंग्रेजों के साथ संधि, अंग्रेजों के साथ संधि। तीसरा समझौता कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है होम रूल लीग से अलगाव। ठीक है ना भाई, होम रूल लीग से अलगाव, समझ पा रहे हो? और चौथा कह रहा है पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। देखो आपको पता है 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था वो स्पेशली क्या हुआ था भाई? आपका मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग, ठीक है ना भाई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को फिर से एक करना था। और कांग्रेस को क्या किया गया भाई? कांग्रेस को फिर से एक किया गया। बात समझ पा रहे हो? कांग्रेस के साथ एक साथ गठबंधन हो गया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का साथ में गठबंधन, मान लो ऐसे, साथ में गठबंधन। यानी सर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत हुई, चर्चा हुई और बाद में क्या लिया गया? डिसीजन। कैसा डिसीजन? कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे, साथ साथ काम करने लगेंगे। चलो आगे के सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना भाई, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ठीक है ना, मनाया गया या किसके द्वारा मनाया गया? सवाल है किसके द्वारा मनाया गया? अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया? किसके द्वारा मनाया गया भाई? ऑप्शन है हिंदू लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, ईसाई लीग के द्वारा, सिख लीग के द्वारा। जाहिर सी बात है भाई, जब 46 में अलग कौन होने जा रहा था भाई? कौन होने जा रहा था अलग? मुस्लिम होने जा रहे थे। तो मनाएगा कौन भाई? मुस्लिम ही मनाएंगे ना। तो यानी हिंदू लीग द्वारा नहीं भाई, मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग द्वारा। ठीक ना भाई, मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई जो 1946 को मनाया गया था, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में जाना जाता है। उसको भाई किसने मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मनाया था। ठीक है ना, मुस्लिम लीग ने। ऑप्शन आपका 20 में सही हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन, 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, आपका होता भंग नाम सुने होंगे। ठीक है ना भाई, तो बंगाल का विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखो भाई मेरी बात सुन लो, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ कोई आपका डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा किसी चीज़ का। जब मेरे सब्जेक्ट की बात आएगी तो चाहे जितना डिस्कशन आप मुझसे लेना चाहना ले लेना। यहाँ पे मैं एक मुहिम चालू कर रहा हूँ आज के दिन से कि मैं ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहे हमारी चैनल की तरफ से। ठीक है ना भाई, तो मैं केवल आपको क्वेश्चंस कराने का प्रयास करता हूँ। बाकी जब मेरे सब्जेक्ट की बारी आएगी तो आप लोग करते जाइएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, तो उसमें जितना क्वेश्चन करना होगा आप आराम से करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है ना, उसके बाद उसके आंसर को सुनना है, बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक है ना भाई, चलो। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन पर 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ठीक है ना भाई, नेतृत्व किया था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ रहा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, CR दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भाई देखो सीधी सी बात है, उस समय जो भी व्यक्ति मेन रहा होगा वहाँ पे, तो उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी 1905 की बात करें तो 2005 आ रहा, 1905 की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे।
और इन्हीं के नेतृत्व में ये आपका बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है ना भाई। ठीक है, तो बंगाल के विभाजन में विरोध किया गया था। इस समय यही मेन नेता थे। ठीक है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कांग्रेस में यही मेन नेता थे। तो आपका हो जाएगा, आपका इसका मुखिया इन्हीं को बनाया गया था। इन्हीं के मार्गदर्शन में सब लोग जा करके मुस्लिम उसके क्या कहते हैं बंगाल विभाजन के विरोध में खड़े हुए थे। ठीक है ना भाई। तो आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। फिर कह रहा है चौरी चौरा घटना कब हुई थी, सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी जान रहे हो। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 को, ठीक है ना भाई, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। क्या होता है चौरी चौरा कांड, आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं। क्या किया गया था, एक पूरी की पूरी पुलिस चौकी को क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था और काफ़ी लोग उसमें मारे गए थे। लगभग 20 के ऊपर का आंकड़ा था। समझ पा रहे हैं ना भाई। 21, 22, 23, 24, 25, 26 जो जैसे समझ ले आप, ये मान के चलो कि लगभग 28 लोग मान लो, कुछ लोग लिखते हैं लगभग 21 लोग। ठीक है ना भाई। तो बात उसकी अलग की है, आप उसको समझें। फिलहाल आपसे पूछा जाता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ज़्यादातर कॉमन सवाल यही है। तो भाई 5 फरवरी 1922 को। ठीक है ना भाई, 5 फरवरी 1922 को। आगे चलते हैं। कह रहा है धुंध, अब थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आ गया साइंस से थोड़ा सा। कह रहा है धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है। भाई धुंध जो होता है नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है। क्या कहलाता है भाई। ऑप्शन में है कोहरा, ऑप्शन में है आपका ओस, ऑप्शन में आपका बादल और कोई नहीं। भाई आप बताइए धुंध, धुंध क्या है। धुंध धुंध दिख रहा है मतलब धुआं आ रही है। अब धुआं की बात तो करेगा नहीं मौसम के साथ, तो किसकी बात करेगा, ठंडी मौसम की बात करेगा। उसमें क्या होता है, कोहरा होता है भाई। तो धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है कोहरा, फॉग कहलाता है। समझ पा रहे हो ना भाई, कोहरा कहलाता है। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, कोहरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोहरा। तो धुंध को क्या कहा जाता है, कोहरा भी कहा जाता है। अब देखो नाम जैसे वैसे, बाकी बड़े बड़े वाटर के यानी पानी के कण से ओस भी बनता है, लेकिन वो कोहरा नहीं होता। वहाँ धुंध का केस नहीं आता, वहाँ तो साफ एकदम क्लियर दिखाई देता है। धुंध का मतलब आपको देखने में थोड़ा सा समस्या उत्पन्न हो रही हो। चलो आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 देखो। कह रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव की आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है लगभग अगर देखा जाए। तो कह रहा है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, अगर पृथ्वी को बांटो एक तरीके से तो ज़्यादा भाग आपको उत्तरी गोलार्ध में नजर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ज़्यादातर भाग आपको उत्तरी गोलार्ध में नजर आएगा, है कि नहीं भाई। ज़्यादातर भाग आपको उत्तरी गोलार्ध में नजर आएगा। क्लियर है ना भाई। तो आप कह रहा है कि आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है, तो वास्तविकता क्या है कि इस आबादी का अनुमानित प्रतिशत लगभग 90% है। लगभग भाई 90% है, यानी सारी जनसंख्या तो रहती ही है 90% में, इन्हीं में। आप एक समझ लो तो नीचे से भाई विषुवत रेखा कहां जा रही है, विषुवत रेखा आप समझ जाओ पूरा एशिया विषुवत रेखा में है या नहीं, एक तरीके से समझा जाए तो लगभग। और उसके बाद आपका विषुवत रेखा के नीचे मुश्किल से आपका कुछ भाग इसका आपका साउथ अमेरिका का है और कुछ भाग आपका उसका है अफ्रीका का है। तो यही सारी चीज़ें हैं लगभग में। तो आप समझ सकते हैं ज़्यादातर भाग जो आपका है, ज़्यादातर भाग आपका कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में आपका लगभग 90% भाग रहता है भाई, ये समझ लेना। अब कह रहा है आगे क्वेश्चन, कह रहा है कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। पृथ्वी के केंद्र से भाई सबसे यानी सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला। अब आप समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला कौन है भाई, कौन है, कौन सी पर्वत की चोटी की बात कर रहा है, पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है। माउंट, ऑप्शन में आपके हैं माउंट पुंसेक जया, ऑप्शन में किलिमंजारो,
एक अंक गुआ और एक है चीम ब्रजो। तो चीम ब्रजो जो आपका है भाई, चीम ब्रजो, समझ पा रहे हो ना भाई, चीम ब्रजो, ये आपका जो है ये पृथ्वी के केंद्र से सबसे अधिक दूरी पर है, ठीक है ना भाई, बात समझ में आया। कौन से पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है, तो भाई दूरतम बिंदु जो है वो आपका चीम ब्रजो है, ठीक है ना, चीम ब्रजो चोटी का। चलो आगे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं भाई, बात समझ पा रहे हो, कितनी जोड़ी की बात कर रहा है, समझ पा रहे हो ना भाई, कितनी जोड़ी, हाँ सही कह रहे हो। मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं, तो मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं, 31 जोड़ी होती हैं भाई। स्पाइनल तंत्रिकाएं जो होती हैं मनुष्य में, ठीक है ना, ये 31 जोड़ी होती है भाई, 31 जोड़ी, बात समझ पा रहे हो। तो आपका क्या हो जाएगा, 31 जोड़ी हो जाएगा स्पाइनल तंत्रिकाएं। और फिर आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है, गौर करना, कह रहा है रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। भाई रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, आप समझ पा रहे हो क्या होता है, तो आपने देखना है भाई। कह रहा है रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना भाई, क्या होता है, कहां पर या कैसा, तो पहली चीज समझ जाओ कि वास्तविक होता है भाई, प्रतिबिंब तो वास्तविक ही बनेगा रेटिना पर, यानी उसको छुआ जा सकता है, उसको पर्दे पर लाया जा सकता है, बस समझ पा रहे हैं। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, पहली चीज तो वास्तविक बनता है, दूसरी चीज वो क्या होता है भाई, वो भाई आपका उल्टा होता है। अब तुम समझ रहे हो यार, उल्टा होता तो सीधा कैसे दिखाई दे, क्योंकि रेटिना पर लटके ना, तो रेटिना को समझना तुम आंख के अनुसार, उल्टा बनता है, ठीक ना भाई। और छोटा बनता है भाई, तभी तो वो इतने बड़े व्यक्ति को देख पाते हो, नहीं तो देखते कैसे। देखो भाई आपकी रेटिना पे जो बनता है, तो एक्चुअल में भाई लेंस आपका जो कहते हैं ना कि आंख में कौन सा लेंस लगा, तो ज़्यादातर आप समझ सकते हैं कि उत्तल लेंस जैसा, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की ज़्यादातर प्रॉपर्टी उल्टे की है, समझ पा रहे हैं ना भाई। तो आपका क्या हो जाएगा, रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना भाई, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है, समझ पा रहे हो, वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। तो सवाल अगर आ जाए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, पहली चीज तो किस प्रकार का लेंस आपकी आंखों में होता है, तो आप समझ जाना कि ज़्यादातर उत्तल लेंस आप क्लिक करना, ठीक है ना, उत्तल लेंस होता है। दूसरी चीज तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। फिर उसकी वो देखने शेप कैसा होता है, उसका भाई उल्टा होता है, और आपका क्या होता है, वो छोटा होता है, वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है, ठीक है ना, समझ पाए। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड, रक्त का पीएच मान क्या है। आपके पास ऑप्शन है भाई 5.4, 6.2, 7.4, 8.7। पहली चीज तो समझ जाओ भाई, रक्त, ब्लड, ब्लड भाई, रक्त, रक्त आपका होता क्या है, तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि रक्त जो आपका होता है वो भाई बेस होता है, क्षार, वो आपका बेस होता है भाई, क्षार होता है, ये समझ जाना। रक्त आपका एसिड नहीं होता, ये आपका बेस होता है, और जब ये बेस होता है तो जाहिर सी बात है कि आपका क्या हो जाएगा, ये पीएच मान इसका 7 से प्लस रहेगा भाई, 7 पॉजिटिव, तो यानी 7.4। हालांकि 7 पॉजिटिव में 8.7 भी है, लेकिन रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, याद कर लेना, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है भाई, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये समझ पा रहे हैं आप भाई, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है
कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए थे। गणित आ गया, देख लो, अब बताते हैं तुम्हें। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए। 35% छात्र जो थे वो पास हो गए और 455 छात्र जो थे वो फेल हो गए। तो परीक्षा में कुल कितने? भाई जाहिर सी बात है, अगर 35% पास हुए, ये इतने पास है भाई, तो फेल कितने हैं भाई? फेल कितने हो जाएंगे? जब पास 35% हैं तो फेल भी कितने हो जाएंगे? 100 - 35, यानी 65% फेल हो जाएंगे भाई। 65% फेल हो जाएंगे। और कह रहा है फेल हुए जो व्यक्ति हैं भाई, फेल हुए व्यक्ति वो 455 हैं, 455 हैं। 6 सत्ते 42, 420 और 5 सत्ते 35, 35 तो 420 और 35 455, 7 बारी गया भाई। तो 1% बराबर आ गया 7। तो 100% कुल कितने थे पूछ रहा है, कुल कितने थे भाई? तो 700 हो जाएंगे, कुल 100 का गुणा हो जाएगा। 700 व्यक्ति थे कुल। कुल कितने व्यक्ति थे भाई? कुल 700 व्यक्ति थे। समझ पा रहे हो बात को ना? कुल 700 व्यक्ति थे। तो उस परीक्षा में कुल 700 व्यक्ति बैठे थे। ऑप्शन में तुम्हारे 490 था, 700 था, 845 था, 1300 था। तो बच्चा इसमें क्या हो गया उत्तर? 700। तो 700 बच्चे क्या हुए थे? एग्जाम में बैठे थे भाई। 700 बच्चे एग्जाम में बैठे थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 60% का 35% यदि 10.5 हो। भाई किसी संख्या के 60% का 35% यदि 10.5 हो। अब समझने का प्रयास करना। 60% का मतलब भाई आप जानते हो 3/5 और 35% भी आप जानते हो 5% 20 होता है। तो 5 सत्ते 35, 7/20, ठीक ना भाई? 60% का मतलब 3/5 और 35% का मतलब 7/20। समझ पा रहे हो ना भाई? अनुपात पढ़ाया हूं। 60% का मतलब 3/5 और 35 अगर तुम नहीं जानते हो, 5 तो जानते हो ना। 5% का मतलब होता है कितना भाई? 1/20। तो 5 सत्ते 35, 7 का गुणा तो 7/20। तुम्हें 1 का मान निकालना है। चलो अब बराबर ना करो, इसको ऐसे दिखा दो, ये ऐसे। अब सिमिलर दिखाया करो इससे। इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है? 10.5 के। 7 तरीके 21, 21 बच्चे 105, दशमलव हटाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। 21 बच्चे 105, 0 से 0 ये कट गया भाई, कट गया ना। यहाँ 5 बच्चा, यहाँ 5 दूनी 10। तो अगर मैं बात करूँ 1 का अनुपात, 1 का अनुपात पूछ रहा है, तो वह संख्या क्या है? वह पूरी संख्या 100% क्या है भाई? तो 5 दूनी 10, 10 बच्चे 50, 5 गुणे 10 बराबर 50। तो वह संख्या क्या हो जाएगी भाई? 50। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यानी सवाल कहा कि किसी भी संख्या का 60%, अब गौर करना, इस संख्या का 60% क्या होता है भाई? 30 होता है। का 35%, इसका 35% क्या होता है भाई? 35%। तो भाई 10% तो 3 हो जाएगा। तो 30% 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और 5% इसका 3 का आधा 1.5 हो जाएगा। और जोड़ देंगे तो 9 और 1.5 10.5। यानी क्या हो गया? इस संख्या का 35% क्या हो गया भाई? 10.5 हो गया। ठीक है ना? समझ पा रहे हो? क्लियर हुआ? 60% का 35% बराबर 10.5। तो वह संख्या क्या हो गई? वह संख्या आपकी हो गई 50। ठीक है ना भाई? समझ पा रहे हो? बढ़िया है। चल आगे देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उनका अंतर का वर्ग 36 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग भाई
68 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 68 है। और कह रहा है कि तथा इनके अंतर का वर्ग 36 है। अंतर का वर्ग भाई 36 है। अंतर का वर्ग जो है वो क्या है, 36 है। मेरी बातें समझ पा रहे हो? यानी दो संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, 68 है भाई, लेकिन अंतर का वर्ग क्या है, 36 है। समझ पा रहे हो? बढ़िया है, समझ गए। यानी अब आपने फॉर्मूला याद होगा क्या, आपसे कह रहा है तो दो संख्याओं का गुणनफल याद करो। गुणनफल क्या होता है भाई, 2ab इज इक्वल टू एक्स, एक्स नहीं ए ले लो भाई, ए फॉर्मूला ले रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए, माइनस लग रहा है ना, माइनस के केस में प्लस चलता है, प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है भाई 2ab, सॉरी समझ पा रहे हो ना भाई, 2ab बराबर इतना होता है। तो ab तुमसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, 2 से भाग हो जाएगा। यानी सर आसान है, इनके वर्ग को इसमें जोड़ देंगे, ab या xy दोनों संख्याओं का गुणनफल xy बराबर क्या हो जाएगा भाई, 68 में हम क्या कर लेंगे, 36 को जोड़ लेंगे। 68 में हम क्या कर लेंगे, 36 को जोड़ लेंगे और इस 2 से भाग दे देंगे भाई, 2 से भाग दे देंगे तो हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। यानी 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 34, और 2 से काटेंगे तो हमारा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 18, और 34 और 18 42 10 52, ऑप्शन नंबर नहीं 52, फिर से 34, ये 68 हो गया ना भाई। और ये क्या है, अंतर, तथा इनके अंतर का वर्ग जो है वो 36 है। तो 36 है, 8 6 14 और 6 3 9 1 10, 104। देखो भाई ध्यान देना, ये सवाल में क्या कर रहा है इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना। दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उनके जो अंतर हैं, अंतर का वर्ग 36 है। इन दो संख्याओं का गुणनफल है। देखो गुणनफल जो आएगा वो तो आपका भाई बटे 2 के साथ आ जाएगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। और तुम्हारा कितना आ जाएगा, 50 तो 52 आ जाएगा, जो मैंने बताया था। ऑप्शन में 52 नहीं है, ऑप्शन में या तो 58 है या तो 104 है। मेरी बात समझने का प्रयास करना, ऑप्शन में 104 डायरेक्ट दे रहा है, तो इनका गुणनफल का ट्वाइस, समझ पा रहे हो ना भाई, इनके गुणनफल का ट्वाइस जो हो जाएगा, इनके गुणनफल का जो ट्वाइस हो जाएगा भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 104 हो जाएगा। बाकी उत्तर आपका 52 आ जाएगा। फिलहाल 52 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब है सवाल गलत है। सवाल को भाई सही कर लिया जाएगा। और आपको या तो आप ये समझ जाइए कि सवाल में, अच्छा इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा देख लिया जाए, द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स इज, वही चीज़ है भाई, 52 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है, 52 आ जाएगा। वो गलती से छाप दिया है, उसने योगफल को निकाल दिया, पूरा का पूरा समझ नहीं पाया, ठीक है ना भाई। तो आपका क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और अगर आपका उसका ट्वाइस पूछेगा तो आपका ये हो जाएगा, समझ पा रहे हो, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है सागर की आग के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, सागर की आग को क्या कहा जाता है, अब समझना। आपका भाई सागर की आग के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द पूछ रहा है। आपके ऑप्शन में है ए दावाग्नि, ठीक है ना भाई, ए दावाग्नि, और आपका क्या कह रहा है, बी जठराग्नि, और सी बाड़वाग्नि, और डी वनाग्नि।
भाग नहीं बोला जाता है। समझ पा रहे हो? चलो, मनोरथ का संधि विच्छेद करना बड़ा सिंपल सवाल है भाई। मनोरथ ऐसे सिंपल सवाल आ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं। मनोरथ का भाई संधि विच्छेद करना है, मनोरथ का संधि विच्छेद करना है। क्या करोगे भाई? क्या करोगे? मनोरथ का संधि विच्छेद भाई करते हैं, करो भाई जल्दी, तुम लोग भी करो। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या करेंगे? मनाधन रथ, मनाधन रथ, आप समझ पा रहे हो ना? मन और रथ मिलके बनता है मनोरथ, यानी मन का रथ। तो सीधी सी बात है, मन मीन्स मना और रथ मीन्स रथ, तो मना धन रथ मिलके क्या बन जाएगा? मनोरथ। विसर्ग और आ मिलके ओ बन गया भाई मनोरथ। समझ पाए? मनोरथ। चलो आगे क्या कह रहा है देखते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है भाई? नाक रगड़ना समझ पा रहे हो? चाहे तुम जितना नाक रगड़ो मैं पिघलने वाला नहीं हूं, यानी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। नाक रगड़ने का मतलब बहुत ज़्यादा विनती करने के केस में है। अब ऑप्शन कैसा आ रहा है उसको देखते हैं। नाक रगड़ने, नाक में चोट लगना, नाक में चोट लगने के बाद भाई दवाई कराई जाती है, नाक तो रगड़ा नहीं जाता। इज्जत देना, किसी को इज्जत दोगे तो नाक रगड़ के इज्जत थोड़ी ना दोगे भाई। दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ठीक है ना। और फिर डी कह रहा है चापलूसी करना। बात समझ पा रहे हो? एक सवाल और आ गया, चापलूसी करना। अब ये ध्यान दे लेना, नाक रगड़ने का स्पेशली मतलब देखो, यहां पे दो चीजें हैं। अगर आप दीनता पूर्वक की बात करें तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन नाक रगड़ने का एक केस और होता है। ज़्यादातर नाक कब रगड़ी जाती है भाई? जब आपको पैसे उस लिए मांगने हो जिसमें गार्जियन का कोई फ़ायदा ना हो। जैसे पापा मेला देखने जा रहे हैं, 50 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, वाला गुब्बारा लेना है, वो जो हवा में उड़ता है। हाँ वही वाला, वो जो एरोप्लेन वाला होता है भाई, वही जो कार बना होता है। मतलब कार को सब भैया हमको वहाँ उड़ाना है, कहाँ पे? आसमान में। तो पापा मुझे 50 रुपये दे दो। अभी आप बार बार दे दो ना पापा, प्लीज़ दे दो। मतलब ये जो लैंग्वेज तुम्हारी है ना, एक तरीके से इसको भी क्या कहा जाता है? विनती ही तो कर रहे हो ना। लेकिन इस विनती में तुम्हारी चापलूसी छुपी है, यानी किसी तरीके से तुम क्या कर रहे हो? अगले को ऐसा प्रयास कर रहे हो कि वो पैसा दे दे, उस पैसे का आपका कोई यूज नहीं है, मिसयूज करने जा रहे हो भाई। तो ऐसे केसेस में जो नाक रगड़ने का केस आता है यहीं पे आता है। तो अगर चापलूसी ऑप्शन में ना होता तो ठीक था। हम दीनतापूर्वक, इसमें भी दीनतापूर्वक मांगते हैं, उसमें भी दीनतापूर्वक मांगते हैं, लेकिन इसमें दीनतापूर्वक मांगने वाला दीन होता है, लेकिन नाक रगड़ने वाले में दीन नहीं होता। समझ पा रहे हो? दीन नहीं होता। तो यानी नाक रगड़ने का मतलब कहते तुम चाहे जितना नाक रगड़ो मैं तुम्हें देने वाला नहीं हूँ। इसका मतलब साफ है कि अगर भाई तुम बहुत ही कष्ट में होते तो मैं देता क्यों ना। समझ पा रहे हो ना? यानी चापलूसी करने का केस यहाँ पे आ जाएगा। 22 में जो आपका हो जाएगा नाक रगड़ने का अर्थ है चापलूसी करना, ठीक है ना, ये सही हो जाएगा। दीनतापूर्वक प्रार्थना करना ये गलत हो जाएगा। चलो सर, एक इसमें देखो तुम्हारे एक सवाल दिया गया है, गौर कर लेना। एक स्टेंजा आता है, स्टेंजा खैर 2 आते हैं, लेकिन हम एक स्टेंजा ले रहे हैं और उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। देखो एक सवाल आया इसमें, गिज्जू भाई न केवल बच्चों की क्षमताओं बौद्धिकता में विश्वास व्यक्त करते हैं, अपितु वे अपने सृजनात्मकता में भी अगाध आस्था रखते हैं। एक वर्ड आ गया भाई, पढ़ते रहना। इनके अनुसार कुछ हत्याएं पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आती। जैसे कुछ हत्याएं होती हैं जिसमें आप पीनल कोड की धारा के अंडर में ले जा करके उसे सजा दिला देते हो। तो कह रहे हैं इनके अनुसार, उनके अनुसार कुछ हत्याएं पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आती। उनमें कानून वेत्ताओं को अपराध जैसी कोई चीज़ें नज़र नहीं आती। कानून वेत्ताओं की न्याय नीति संबंधी मर्यादाएं सिर्फ पीनल कोड से बंधी होती हैं।
शिक्षा शास्त्रियों के पास राज्य रूढ़ि अथवा धर्म की कोई सत्ता नहीं है, इसलिए जीवन के प्रति जो अपराध होते हैं उनके लिए ना कोई पीनल कोड, ना कोई उन्हें निंदनीय मान्यता देता है यानी मानता है, ना कोई धार्मिक भय। जीवन के प्रति होने वाला एक ऐसा ही अपराध है बालक की सृजन शक्ति की हत्या। ईश्वर ने ईश्वर का सृजन किया और उसे अपनी सृजन शक्ति प्रदान की तथा ईश्वर की शक्ति मनुष्य के सृजन की अनंत शक्ति के समान ही अनगिनत है। साहित्य एक सृजन है, चित्रकला दूसरा सृजन है, ठीक है ना। संगीत तीसरा सृजन है और स्थापत्य चौथा सृजन है। समझ पा रहे हो? इस तरह गिनने बैठा जाए तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई अनेकानेक कृतियों को गिनाया जा सकता है। जब शिक्षक या अभिभावक यह तय करते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वस्तुतः इन निर्णयों में वे ही बालक की सृजन शक्ति का दमन कर देते हैं। समझ पा रहे हो? यानी एक तरीके से लेखक कुल मिलाकर के बोलना क्या चाह रहा है? लेखक कुल मिलाकर के ये बोलना चाह रहा है कि हमेशा व्यक्ति जो होता है ना, वो अगर कोई अपराध कर देता है तो सारा अपराध हत्या के काबिल नहीं होता। मतलब क्या है, हो सकता है निंदनीय नहीं होता, हो सकता है कोई ऐसा कांड हो जाता हो, कोई ऐसी घटना घट जाती हो जो व्यक्ति के व्यक्तित्व पे लागू तो नहीं होती लेकिन ज़बरदस्ती उस पर थोपा जाता है। जैसे मेरी रुचि डॉक्टर बनने की नहीं है, मेरे पिताजी ने ज़बरदस्ती किसी टीचर से राय सलाह लिया, टीचर ने कहा नहीं भाई बेटे को डॉक्टर ही बनाओ, डॉक्टर बनेगा। तो आजकल जान रहे हो डॉक्टर की कितनी पैसे की कमाई होती है, कितनी इज्जत होती है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें डाल करके दिमाग में और मन में थोप दिया गार्जियन के मन में, और गार्जियन ने जब बच्चे के मन में थोप दिया। अब बच्चा बेचारा डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, ज़बरदस्ती डॉक्टर उसे बना दिया गया। भाई पढ़ने में ठीक ठाक था, डिग्री ले लिया, लेकिन रुचि नहीं थी, दिमाग तो उसका कहीं और क्रिकेट खेलने में था। अचानक ऑपरेशन थिएटर में गया, ऑपरेशन कर रहा है और दिमाग में क्रिकेट घूम रहा है कि काश मैं वहाँ होता, उसके बगल में होता तो मैं उसका साथ देता और ये जो शतक की पारी टूट गई बीच में, पार्टनरशिप वो टूटने ना पाती। यही सोच रहा है, ऑपरेशन में छोटी सी त्रुटि हो गई भाई और मरीज मर गया। अब आप बताओ इसमें मैं उसकी गलती कैसे लूं भाई? बेचारे का मन ही नहीं है डॉक्टरी में, लेकिन ज़बरदस्ती उसको थोपा गया है, ज़बरदस्ती उसको काम दिया गया है। तो यानी कहने का मतलब यही है कि जब अभिभावक, जब गुरुजन शुरुआती दौर पे ही बच्चा जब कुछ सोचने समझने काबिल होता है, तभी उसके मन में ये चीज़ें डाल देते हैं कि नहीं तुझे यही करना है, मेरा बेटा तो इंजीनियर ही बनेगा। क्यों? MBA चाय वाला ना बने, ग्रेजुएट चाय वाली ना बने। अरे MBA आप बताओ इंजीनियर क्यों बना रहे हो बच्चे को? पैसे कमाने के लिए ना, ढेर सारा पैसा कमाए। तो ढेर सारा पैसा MBA चाय वाला नहीं कमा रहा क्या? कमा रहा ना। तो अगर उसकी रुचि चाय बनाने में है तो क्या नुकसान है उसका? कंपनी में बैठ करके मैनेजर बन जाए तभी ठीक है ना, चाय बनाए तो दिक्कत है नहीं। यानी हम थोप देते हैं, यानी हम जो नहीं कर पाते हैं वो अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं, और यही बच्चे की ज़िंदगी का दमन हो जाता है, उसकी सोच का दमन हो जाता है और हम उसके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं। पूरा स्टेंजा स्पेशली इसी रूप में है। सवाल आता है, देखिए, गिजू भाई का किसमें विश्वास नहीं है? उनकी रचनात्मकता में, उनके भविष्य का निर्णय शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा तय करने में, बच्चों की बौद्धिकता में, उनकी क्षमताओं में। सीधे सीधे क्या कह रहा है? क्यों नहीं? रचनात्मक है, रचना क्यों नहीं कर सकते? पढ़ने में तेज है तो बौद्धिकता क्यों नहीं कर सकते? बौद्धिकता तो रहेगी ही, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम अपने काम में अपने वाले जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गेम है, जो हमारा टारगेट है, उसमें अगर हम लगे हैं तो क्यों नहीं बीट करेंगे? बीट करेंगे जरूर। यानी सर उनको दिक्कतें किससे आती हैं? जो अभिभावक और जो अध्यापक होता है वो जो थोप देता है किसी बच्चे पे उसकी जिम्मेदारी को, यानी सीधे सीधे बात, उनके भविष्य का निर्णय शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा तय करने में, यही आपका गलत उत्तर हो जाएगा भाई। 23 का भी गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बाकी सारी चीज़ें सही है। फिर कह रहा है कौन सा अपराध पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आता? देखो, बालक की सृजन शक्ति का दमन ये पीनल की धारा के अधीन नहीं आता।
लेकिन आप ज़बरदस्ती उसमें डाल देते हो। हाँ, गार्जियन और टीचर का अधिकार समझा करके, ये मेरा तुझ पर अधिकार है भाई, तुझे मैंने पढ़ाया तो मेरा तुझ पर अधिकार है। अगले ने कहा मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया तो मेरा तुम पर अधिकार है। तो यानी भाई बालक की सृजन शक्ति का दमन करना किसी पीनल कोड के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, किसी धारा के अधीन नहीं है। बाकी रिश्वत लेना है, धोखाधड़ी करना है, चोरी करना है सर, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बालक की सृजन शक्ति का दमन कर। देखो कठिन नहीं है, तुम एक बार जड़ में कूदो तो सही, पढ़ना स्टार्ट तो करो, कठिन नहीं है, कोई चीज़ कठिन नहीं होता। कितना बढ़िया है, स्टेंजा आपने पढ़ा, आराम से उत्तर देते चले जा रहे हो। फिर कह रहा है बच्चे क्या करें और क्या ना करें जब शिक्षक और अभिभावक यह तय करते हैं तब। बच्चे में रचनात्मक भर जाती है, बच्चे में रचनात्मकता भर जाती है। क्या सही बात है? तुम्हारा मन था कि मैं बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा भाई, चले गए वहाँ एक्टिंग कर रहे हैं, पीछे से 2 डंडा पड़ा, पिताजी ने कहा चलो वहाँ देखो डॉक्टर की क्लास चल रही है, तुम यहाँ बैठे हो, डॉक्टर साहब आए कुछ बता रहे हैं, उसको सीखो, भविष्य में तुम्हें डॉक्टर बनना है। यानी केस वही कह रहा है कि बच्चे क्या करें और क्या ना करें जब शिक्षक और अभिभावक यह तय करते हैं तो बच्चे के मन में क्या होता है वो बता रहा है। बच्चे में रचनात्मकता भर जाती है, बिल्कुल नहीं, जो करना चाहता है वो गड़बड़ा जाता है। अभिभावक व बच्चों के संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। प्रगाढ़ता काहे की आएगी भाई? धीरे धीरे दूरियां बनने लगेंगी ना। तू इमली खाना चाहता है और मैंने तुझे मना कर दिया, नहीं 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 ये गंदी चीज़ें हैं भाई, इसमें नहीं, यहाँ नहीं, चलो इधर मीठा वाला खाओ, मीठा वाला खाओ, मेरा मन नहीं, ज़बरदस्ती मुझे खिलाया जा रहा है, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, मीठा खाओ। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, तो मेरा और आपका जो प्रगाढ़ता वाला सिस्टम है धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा ना भाई। अब कह रहा है बच्चे में पढ़ने लिखने के प्रति रुचि जागृत हो जाती है। ओहो, ये क्या बात हुई, मेरे मन की बात ही नहीं हो रही है तो रुचि कैसे जागृत हो जाएगी भाई? वो वाली रुचि नहीं, हाँ रुचि जो इच्छा होती है, ठीक है, हाँ जागृत नहीं होगी भाई। चौथा कह रहा है बच्चे में सृजन शक्ति का दमन होता है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे में सृजन शक्ति का दमन हो जाता है। स्टेंजा के अनुसार आपको उत्तर देना है, अपनी थिंकिंग के अनुसार उत्तर नहीं देना है। स्टेंजा ने जो जो लिखा है, जो समझाना चाहा है, हमें वही चीज़ें समझानी है, हमें अपने अनुसार कुछ नहीं बोलना है, ठीक है ना भाई। अगला चलो, तो बच्चे के सृजन शक्ति का दमन हो जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आओ, निम्नलिखित में से सृजन के अंतर्गत नहीं आती। सृजन के अंतर्गत क्या नहीं आती, सुन लो। किसी विषय पर अपने विचार लिखना आता है, प्रश्नों के उत्तर रटना नहीं आता, कहानी लेखन आता है, मिट्टी से खिलौने बनाना आता है। कहानी लेखन के लिए भाई अगर आपको कोई कहानी लिखना है तो उसके प्रति आपको नॉलेज रखना होगा। आप सोचेंगे, आपका अगर मन रहेगा, आपकी इच्छा अगर रहेगी, आपका सृजन अगर रहेगा, तभी आप कहानी लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। यानी किसी विषय पर अपने विचार तभी आप लिख पाओगे जब आप उसके बारे में सोच पाओगे, यानी आपका सृजन रहेगा। यानी मिट्टी से खिलौने आप तभी बना पाओगे जब आप उसमें रुचि रखोगे, यानी आपका सृजन रहेगा। और प्रश्नों का उत्तर रटना तो सबके बस की बात है भाई, हमू दे दो हमू रटेंगे, 2 घंटे में नहीं 4 घंटे में रटेंगे। रटने में क्या है, रटते रहो भाई, समझ नहीं पाओगे, रट के उत्तर बता दोगे, लेकिन क्या इसके बारे में कुछ समझ नहीं, सर रट के उत्तर बता दिया, हाँ भाई, तो ये गलत है। समझ पा रहे हो ना भाई? तो यानी आपका कौन सा प्रश्नों के उत्तर रटना, यही इसके सृजन के अंतर्गत नहीं आता, बाकी तीनों सृजन के अंतर्गत आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साहित्य शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनता है साहित्य इक। तो साहित्यिक, साहित्य भाई, साहित्यिक, साहित्य इक, तो क्या बन गया, ओह माय गॉड, साहित्यिक भाई, साहित्यिक किस ऑप्शन में है? साहित्यिक, देखो भाई बी वाला, लेकिन साहित्यिक है, गलत बात है। सी नंबर पे आई साहित्यिक, इक नहीं रहेगा, इक इक इक, साहित्यिक, तो इक नहीं रहेगा, इक हट जाएगा, इक आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, साहित्यिक। इसमें एक देखो साहित्य इक लिखा है, गलत बात है, साहित्य इक,
क्या लिखा है, साहित्यिक, ये गलत हो जाएगा भाई, और बड़ी की मात्रा भी गलत हो जाएगी, साहित्यिक, तो साहित्यिक हो जाएगा भाई, समझ पा रहे हो ना। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे सार्थक अनुक्रम बताइए। सबसे सार्थक अनुक्रम की बात कर रहा है भाई, स्टेट की बात कर रहा है भाई, पर्सन की बात कर रहा है, समझना बात को, स्टेट की बात कर रहा है, पर्सन की बात कर रहा है, सिटी की बात कर रहा है, फिर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, और फिर होम की बात कर रहा है भाई। बातें समझ पा रहे हो भाई। ये राज्य होता है, ये व्यक्ति विशेष होता है, ये शहर होता है भाई, नगर जिसे बोलते हैं, ये जिला होता है भाई, और ये आपका क्या होता है, गृह होता है। देखो भाई, पहले राज्य पे आते हैं, और राज्य पे सर हम जिले पे पहुंचते हैं, और जिला हमको घुमा करके शहर पे लाता है, जिला हमको घुमा करके शहर पे लाता है भाई। शहर का मतलब यहाँ पे सिटी का मतलब, इस शहर से मतलब ना तुम्हें दिल्ली बनारस कलकत्ता नजर आए, गड़बड़ा जाओगे फिर तुम। इसका मतलब नगर समझना, नगर, नगर का मतलब वो होता है जहाँ नगर पालिकाएँ काम करती हैं, यानी सर आपका हर वह क्षेत्र, जैसे तुम्हारा आगे अयोध्या का ले लिया जाए, अयोध्या हो गया, तुम्हारा गोसाईगंज हो गया, तुम्हारा यहाँ पे अगर मैं स्पेशली अयोध्या की बात करूँ तो यहाँ पे तुम्हारा गोसाईगंज हो गया, यहाँ पे तुम्हारा मिल्कीपुर हो गया, और भी जितने मार्केट टाइप के अच्छे खासे मार्केट लगते हो बड़े से, उनको भी नगर में शामिल कर दिया जाता है। तो यानी राज्य हो जाएगा, और राज्य के बाद जिला आ जाता है भाई, जिला से नगर पे जाते हैं, और नगर में ही कहीं उनका घर बना होता है सर, और घर में ही कोई एक व्यक्ति होता है। यानी सर अगर हम बात करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 की बात करें तो पहले 1 आएगा, बड़े अक्षर से बात करें बड़े लेवल से तो पहले भाई देखो 1 आएगा बड़े लेवल से, फिर सर 1 के बाद 4 आ जाएगा, और 4 के बाद फिर सर 3 आ जाएगा, और 3 के बाद फिर 5 आ जाएगा, और फिर अंत में 2 आ जाएगा। यानी आपका 1 4 3 5 2, तो 1 4 3 5 2 ऑप्शन में नहीं है, 1 4 3 5 2 पलट दो, पहला नंबर ऑप्शन पे आ जाओ भाई, पहला नंबर ऑप्शन पे आ जाओ, पलट के बोलो इसे, पलट के। तो पहले व्यक्ति होता है, व्यक्ति कहाँ होता है, घर में होता है, घर कहाँ होता है, नगर में होता है, नगर कहाँ होता है, जिले में होता है, और जिला कहाँ होता है, राज्य में होता है। यानी पलट दो, अगर से वैसे नहीं बना, बड़े से छोटे पे नहीं बना तो छोटे से बड़े पे बना लो भाई, दोनों में से एक बनेगा तो छोटे से बड़े पे बन गया, 2 5 3 4 1, 2 5 3 4 1। ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो गया भाई, ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो गया ए, पहला वाला, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। चलो अब सवाल आ रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है देख लेना। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है वसंता, देखो माला से पहले आई, आगे थोड़ा सा, एक दौड़ प्रतियोगिता में रेखा 10 सेकंड मार्जिन से माला से पहले आई। रेखा जो है भाई वो माला से पहले है, और बीच का डिस्टेंस 10 सेकंड का है, 10 सेकंड का, ठीक है ना भाई। फिर कह रहा है कि इनिका अरुषि से 12 सेकंड पहले आए, इनिका अरुषि से 12 सेकंड पहले आई, 12 सेकंड, ये 10 सेकंड पहले आई और ये 12 सेकंड पहले आई। फिर कह रहा है माला वसंता के 1 सेकंड बाद आई, माला जो है वो वसंता के 1 सेकंड बाद आई, वसंता के 1 सेकंड बाद आई भाई, पहले नहीं आई, 1 सेकंड बाद आई। तो यानी ध्यान देना वसंता
कि 1 सेकंड बाद भाई माला आई, 1 सेकंड बाद, तो वसंथा और माला हो गया। और इनका गौरी के 2 सेकंड बाद आई। देखो इनका गौरी के 2 सेकंड बाद आई भाई। गौरी यहां देख लो, गौरी, इनका गौरी के 2 सेकंड बाद आई। समझ पा रहे हो? इनका गौरी के 2 सेकंड बाद आई। कह रही है कि वसंता गौरी से 18 सेकंड पहले आई। वसंता जो है गौरी से 18 सेकंड पहले आई, गौरी से। अब मोटा मोटी समझने का प्रयास करना। देखो भाई 18 सेकंड। अब समझना, ये इतने फिगर को हमें एक करना है, इतने फिगर को हम एक करने का प्रयास करते हैं। अब ये समझना, वसंता के नीचे गौरी है ना सर, तो वसंता के नीचे गौरी को बिठा दें, गौरी को बिठा दें 18 दे करके। और यहां ध्यान देना, गौरी के नीचे इनका को बिठा दें, इनका को। और देखो इधर, इनका के नीचे क्या बिठा दें, आरुषि को बिठा दें, आरुषि को। ठीक है, समझना। रेखा के नीचे वसंता थी, वसंता के नीचे माला थी। रेखा के नीचे वसंता थी, वसंता के नीचे माला थी। यानी मेन बात समझो, माला के ऊपर वसंता थी और रेखा के नीचे माला थी। रेखा के नीचे माला थी और माला के ऊपर क्या थी, वसंता थी। ठीक है ना, माला के ऊपर वसंता थी। तो यानी रेखा के नीचे माला थी और माला के ऊपर वसंता थी, लेकिन ये केवल 2 थी और ये 10 थी। तो इसका मतलब रेखा वसंता के भी ऊपर हो गई कितना, 8 से हो गई भाई। 8 क्या 9 मान लो। ठीक है ना, मोटा मोटी समझना। यानी साफ बात है, रेखा क्या हो गई, माला के ऊपर हो गई और रेखा वसंता के भी ऊपर हो गई। और वसंता के नीचे गौरी है, यहाँ बता रहा है वसंता के नीचे गौरी है, तो वसंता के नीचे गौरी हो जाएगी भाई। और फिर कह रहा है गौरी के नीचे देखो इनका है, तो गौरी के नीचे इनका हो जाएगी भाई। और फिर इनका के नीचे आरुषि है, तो भाई इनका के नीचे आरुषि हो जाएगी। यानी ये हमारा टोटल का टोटल टेबल बन जाएगा। और यहाँ से तीसरे नंबर पे कौन है भाई, माला। चाहे नीचे ऊपर से तीसरे नंबर पे माला और नीचे से तीसरे नंबर पे कौन है भाई, गौरी। तो सवाल क्या कह रहा है, तो दिए गए दोस्तों में से प्रतियोगिता में तीसरा कौन आया। तो प्रतियोगिता ऊपर से काउंट किया जाता है, तो प्रतियोगिता में तीसरा कौन आया भाई, माला आई। लेकिन 1 सेकंड थोड़ा सा ध्यान दे लेना, रुक जाओ भाई। वसंता से 1 नीचे माला है और गौरी वसंता से 18 नीचे। हाँ ठीक है, बढ़िया है, ये 18 नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, तो माला आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अटल जी ने कहा, पुस्तक का नाम है, किसने लिखा था, ऑप्शन है ब्रिजेंद्र रेही, संध्या मेनन, हारुकी मुराकामी, विजय गोयल। तो किसने लिखा था भाई, विजेंद्र रेही ने लिखा था। किसने, विजेंद्र रेही ने लिखा था भाई, विजेंद्र रेही ने लिखा था। क्या अटल जी ने कहा, बात समझ में आया। तो अटल जी ने कहा किसको, किसने लिखा था, विजेंद्र रेही ने लिखा था।